Welcome to the video. So today's video is gonna be on मतलब BYQ हम करने वाले हैं जो कि ईयर 2025 में आया है जून, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोडक्शन सिस्टम, एक्सप्लेन दिस एग्जांपल, मतलब एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। सो बेसिकली आप कैसे लिखने वाले हैं इसको एग्जाम के अंदर हम देखेंगे। सो आप ऐसे डेफिनेशन लिखोगे कि मतलब प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सिस्टम होता है एआई के अंदर जो एक सेट ऑफ रूल से बिल्डअप किया जाता है, ठीक है। तो अगर जैसे रूल्स देखा जाए तो कौन से रूल्स, सो इफ़ एंड देन रूल्स मतलब जैसे कि अगर आपको इफ़ यू हैव कफ एंड इफ़ यू हैव फीवर देन दिस डिजीज इंडिकेट दैट यू हैव फ्लू। तो ऐसे इफ़ यूज़ हुआ मतलब कि अगर आपको एक सेकेंड, इफ़ यू हैव देन यू हैव फ्लू, ठीक है। तो दिस इंडिकेट्स सो फ्लू, आपको फ्लू है। तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन यूज़ हुई तो उसके बाद आपको रिजल्ट मिला ये। तो आप ऐसे लिखेंगे तो द सिस्टम चेक्स द रूल विच ट्रू, मतलब कौन जो सिस्टम है वो आपको चेक करता है रूल्स को, कंडीशन को। जैसे उसने यहाँ पर कंडीशन चेक की होगी कि कफ और फीवर होने की कंडीशन पे हमें क्या आउटपुट देना है, मतलब कि क्या एक्शन लेना है इस पर। ऑब्वियसली कैंडिडेट मतलब जो भी पेशेंट है उसको ये इन्फॉर्म करना है कि उसको एक फ्लू डिजीज़ है, राइट। तो इसी तरह इसको हम बोलते हैं, ये प्रॉब्लम सर्च प्रॉब्लम्स में लाइक एक्सपर्ट सिस्टम में यूज़ होता है रूल बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके अगर कंपोनेंट्स देखे जाएँ तो सबसे पहला आप कंपोनेंट्स क्या लिखोगे कि प्रोडक्शन रूल होता है, मतलब कि रूल बेस होता है कि इफ़ एंड देन इसमें यहाँ पर रूल्स अप्लाई होते हैं। लाइक मैंने बताया इफ़ यू हैव फीवर एंड कफ देन यू हैव डिजीज़ फ्लू। सो वर्किंग मेमोरी स्टोर्स करंट फैक्ट्स और स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा जो फर्स्ट कंपोनेंट है जो आपके प्रॉब्लम प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन रूल्स। यहाँ पर सबसे पहला ये है इसका कंपोनेंट जिसके अंदर आपको लिखना है कि इफ़ एंड देन जो रूल्स हैं वो अप्लाई करेगा, ठीक है। वर्किंग मेमोरी मतलब कि बेसिकली कुछ ना कुछ तो स्टोर करेगा ना डेटा। अगर आप ये सारे सिम्बल्स हैं, मतलब ये सारे सिम्टम्स हैं एंड ये सिम्टम जो है अपने कंप्यूटर में स्टोर होगा। तो स्टोरेज ऑफ डेटा आप लिख सकते हो, स्टोर करंट फैक्ट, जो भी आपने करंट सिंबल दिया उसको उनको ये स्टोर करेगा, ठीक है। स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम मतलब स्टेट मतलब बेसिकली वो कंडीशन होती है जहाँ पर आप खड़े हो, आपकी जो प्रॉब्लम है बेसिकली इनिशियल स्टेट जहाँ से आप प्रॉब्लम शुरू कर रहे हो, ठीक है। और तो बेसिक उसके बाद थर्ड कंपोनेंट है वो कंट्रोल करेगा बेसिकली। अगर जैसे कंट्रोल स्ट्रैटेजी के अंदर आपको क्या लिखना है बेसिकली, डिसाइड विच रूल टू अप्लाई व्हेन मल्टीपल रूल्स आर एप्लीकेबल। अगर बहुत सारे रूल्स हैं मतलब कौन सा रूल अप्लाई करना है कौन सा कंडीशन, बेसिकली कंट्रोल करेगा ना, तो इसे बोलते हैं। तो ये कंपोनेंट्स हो गए। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपको ये सब लिखना है कि ये रूल बेस्ड होता है, ठीक है। इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर आप एक रूल ऐड कर सकते हो, एक रूल रिमूव भी कर सकते हो, बट सारे रूल को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेपरेशन ऑफ नॉलेज एंड कंट्रोल, बहुत ज़्यादा ही शोर आ रहा है शायद, है ना। हाँ, तो अगर जैसे मैं बताऊँ सेपरेशन ऑफ नॉलेज एंड कंट्रोल का मतलब ये है कि रूल के अंदर जो होता है नॉलेज कंटेन होती है, ठीक है, और उसको कंट्रोल करता है कि कौन सा रूल कब अप्लाई करना है। अब जैसे कंप्यूटर को इनपुट दिया आपने कफ और फीवर का, तो वो ऑब्वियसली अपने जो नॉलेज है उसके बाद जो उसके अंदर है वो उस रूल को अप्लाई करेगा कि हाँ मुझे ये इंडिकेट करना था दिस पर्सन हैज़ फ्लू। बट अगर जैसे सर्च बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, प्रोडक्शन सिस्टम वर्क्स ऑन सर्चिंग, ठीक है। एक सेकेंड में अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो देखो सर्च बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली अगर आप प्रोडक्शन सिस्टम है जो आपको सर्चिंग में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। मतलब जैसे आप यहाँ पर सर्चिंग के प्रोसेस होंगे, अगर आप जैसे हेल्प पे गए हैं तो अगर ये वाले कंडीशन अप्लाई हुए दैट मीन्स आप यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच गए हैं, आप ये वाले फ्लैट पोजीशन पे हैं, मतलब आप वहीं पर ही है। और आपकी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी करता है, ठीक है। जब अब बहुत सारे रूल अप्लाई हो जाते हैं तो वो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कौन सा रूल सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और गोल ओरिएंटेड रहता है, आपका रूल एप्लीकेबल तब तक होते रहेंगे जब तक आप अपना गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है मतलब एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी है कि एक रूल अप्लाई करके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, मल्टीपल रूल अप्लाई करके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा एडवांटेजेस लिख लेना कि ये बहुत ईजी होता है, ठीक है, सिंपल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ईजिली मॉडिफाई होता है। बट जैसे डिसएडवांटेज की ज़रूरत नहीं है, आप इतने ही लिख लेना, ठीक है। तो ये पहला आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर विच
ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये हमने डीएसए में पढ़ा है, वर्क्स बेटर देन डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो आपको क्या करना है, फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पार्ट इन द मेज। अब मेज क्या होता है, एक सेकेंड, देखो अगर आप यहाँ से एक चीज़ समझने की कोशिश करो तो इसका मतलब क्या है हुआ, बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशंस हैं ऐसी जिसमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च, मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च, आई एम सो सॉरी, बीएफएस एंड डीएफएस, बीएफएस जो है सबसे बेस्ट होगा डीएफएस से। तो आप क्या लिखोगे, तो बहुत सिंपल है, फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पार्ट इन मेज। मेज का मतलब क्या होता है, मेज मतलब होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दे दी, मतलब एक ऐसी रास्ता दे दिया जहाँ से मल्टीपल वेज हैं गोल को पहुँचने के लिए। सपोज ए एक पॉइंट है, यहाँ पर ए है, ए से बी तक जाने के लिए आपके पास मल्टीपल मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ वेज हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप जब है इसमें आप बी एफ एस यूज़ करोगे, क्यों यूज़ करोगे, बिकॉज देखो बी एफ एस क्या होता है, जो लेवल बाय लेवल जो है सर्च करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे मैं एक और बार बताती हूँ, जैसे यहाँ पर देखो एक पॉइंट है, एस इज़ द इनिशियल स्टेट, ए से बी पे जा रहे हैं, फिर बी से सी पे जा रहे हैं, फिर एस से डी पे भी जा रहे हैं, फिर ई पे भी जा रहे हैं, देन there are multiple paths to reach ठीक है। तो मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी, ब्रेड आई एम सो सॉरी, मैंने पॉज ले लिया। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है फॉर फाइंडिंग मेज, तो मेज मैंने बताया जो कॉम्प्लेक्स, जैसे यहाँ पर आप देखो ए से बी तक जाने के लिए आप यहाँ पर ए लाइक एस दिस द इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जेड तक जाना है, ये जी तक जाना है, सॉरी जेड तक बोल रहे हैं। तो यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो अगर आप यहाँ से देखो देर आर मल्टीपल वेज टू रीच अ मतलब जी, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर ब्रेथ लाइक ब्रेथ व्हाट इज दैट, हाँ, ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है सबसे यहाँ पर अच्छे से एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जी पॉइंट पे पहुँचने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेवल बाय लेवल आपको यहाँ पर जैसे वो करना पड़ेगा ट्रैवर्स, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से पहुँच जाओगे, ईजिली गोल पहुँच जाओगे। बट अगर आप डीएफएस को देखो तो ये डेप्थ बाय डेप्थ जाते रहेगा। अगर आप डेप्थ में एक बार चले गए और आपका पॉइंट जैसे जी था, ठीक है, जी पॉइंट था, आपको जी पे जाना था, बट वो तो डेप्थ में ही जाता जाएगा जब तक कि वो डेप्थ पूरी ख़त्म ना करते हैं, फिर रूट पे आएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर बी एफ एस जो है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर डी एफ एस इसलिए वर्क अच्छे से करेगा, आप ऐसे एग्जाम लिख सकते हो, तो द फर्स्ट टाइम इट फाइंड द गोल्स, मतलब एक गारंटी करता है एक शॉर्ट पार्ट को, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। और यहाँ पर डी एफ एस इसलिए यूज़ किया ना, बिकॉज ये डीप में जाएगा, चेक करेगा, जब तक कि कंडीशन मतलब उसकी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जब तक वो डेप्थ में जाते जाएगा, उसके बाद कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर वो वाली जो हमारी नोट थी, जो मैं एक्चुअल में इनिशियल मतलब जो फाइनल थी, वो हमें मिल भी जाएगी, तभी भी वो वहाँ से ना घूम घूम घाम के आएगा, तो यहाँ पर कोई सेंस ही बनाएगा। अब आपको मिनिमम नंबर, मतलब मिनिमम नंबर जैसे चेस के अंदर मूव्स करते हैं, हालांकि मैं चेस आता नहीं है, बट अगर चेस के अंदर आप मूव्स देखते हो तो बेसिकली कौन सा सबसे बेस्ट मूव होगा कि आपको गेम जिता सके, तो इसके अंदर है बी एफ एस। बिकॉज बी एफ एस अगर आप देखो, डी एफ एस क्या करेगा, डेप्थ वाइज जाते जाएगा, सारी मूव्स को देखेगा, विजिट करेगा, ट्रैवर्स करेगा, बट डी एफ एस क्या करेगा, एक बार एक जाएगा, और ये सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट देने में हेल्प करेगा आपको, और गेम जितवाने में भी। सोशल नेटवर्क फ्रेंड्स, जैसे कि जो सबसे अच्छा कनेक्शन आपके दोस्तों का बताता है, जो आपके करीब है, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स जो होते हैं, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो शॉर्टेस्ट कनेक्शन बिटवीन द चेन, वो आपको बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि स्ट्रैटेजी वाइज मतलब लेवल बाय लेवल जाता है बी एफ एस, एंड डी एफ एस जो होता है वो डीप वाइज जाता है। और यहाँ पर गारंटी करता है बी एफ एस की, वो गारंटी करता है शॉर्टेस्ट पार्ट, बट डी एफ एस गारंटी नहीं करता, और उसमें मेमोरी मोर होती है, उससे ऑब्वियसली मेमोरी यूसेज ज़्यादा है डी एफ एस में, डी एफ एस में नहीं, बी एफ एफ में, जो मैं लिख देती हूँ, बी एफ एस में मेमोरी यूसेज ज़्यादा है, ठीक है, बी एफ एस में मोर मेमोरी यूसेज और उसमें लेस मेमोरी यूसेज। एंड
अगर आप देखोगे कि ये सूटेबल है फॉर लाइक पार्ट सर्चिंग, ठीक है, शॉर्ट पार्ट सर्च करने के लिए ईजी है। उसके बाद देख लेते हैं द वेरियस डिस्कस द वेरियस अप्रोच एंड इश्यूज इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ऑल्सो द वेरियस प्रॉब्लम रिप्रेजेंटिंग नॉलेज। दिस इज रियली सिंपल। सो अब इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज अ मेथड यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड सो द कंप्यूटर सिस्टम कैन अंडरस्टैंड एंड रीजन इट। बेसिकली जो अगर आप ऐसे समझें, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है होता है एक मेथड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यूज़ किया जाता है, जो रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर जो सिस्टम को स्टोर करने में हेल्प करता है। मतलब बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो आप सिस्टम को दोगे ताकि उस सिस्टम जो है रीजनिंग दे पाए, उस आंसर कर पाए, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब अप्रोचेस हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज को मतलब रिप्रेजेंट करने का। तो बेसिकली सबसे पहले लॉजिकल अप्रोच। तो लॉजिकल अप्रोच में क्या होता है, बेसिकली बेस थ्योरम बोल रही हूँ, बेसिकली थ्रू थ्योरम प्रूविंग में आता है। एंड लाइक ये स्टेटमेंट लॉजिकल प्रूविंग में होता है, बेसिकली इसमें लॉजिक होता है, दैट्स इट। और ये मतलब थ्योरम प्रूव्स करने में जो स्टेटमेंट जो फैक्ट है उनको प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है। रूल बेस्ड मैंने बताया, इफ़ एंड देन, इफ़ यू हैव फीवर देन यू हैव फ्लू, देन ये वाले भी एक तरीके से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, मतलब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है। सेमेनेटिक नेटवर्क मतलब होता है बेसिकली ग्राफ। बेसिकली अगर आप अपनी नॉलेज को ग्राफ में यूज़ करते हो, जो वर्टाइसेस होते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है आपका वो वर्टाइसेस होता है, उससे आप कनेक्ट करते हो एजेस से, ठीक है। जैसे ये ग्राफ है, तो बेसिकली ए बी सी डी एक वर्टाइसेस है सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली ये वर्टाइसेस, ये ऑब्जेक्ट हुआ है, ये आपका रिलेशन टेल करता है, ठीक है। तो ये भी एक वे है आपको रिप्रेजेंट करना। फ्रेम, जैसे कि अगर मैं एक स्टूडेंट करके एक फ्रेम बना रही हूँ, तो उसके अंदर आपको क्या है कि आप एक स्ट्रक्चर दे रहे हो, उसको स्ट्रक्चर क्या दे रहे हो, फिर एक मेन्यू कार्ड देखो। तो अगर मेन्यू कार्ड में देखो, आप एक स्ट्रक्चर देते हो कि आपके लाइक स्टार्टर्स में ये है, आपके डेजर्ट में ये है, आपके मॉकटेल्स में, आई मीन सॉरी सॉफ्ट ड्रिंक्स में ये है। सो मतलब जो वेराइटी ऑफ थिंग्स आप एक स्ट्रक्चर वे में बताते हो। या फिर अगर आप स्टूडेंट क्लास का एग्जांपल लो, तो जैसे मैंने बताया नेम, तो आप अपना नाम लिखेंगे, फिर आपकी ब्रांच क्या है, आपको कॉलेज का नेम क्या है। तो आप ऐसे मतलब बेसिक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे ही लॉजिक इसके अंदर, मतलब कि आप अपनी क्लास डिफाइन करते हो और उसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो बट यहाँ पर क्लास जो होगी हमारा स्टूडेंट होगी, उसके अंदर ऑब्जेक्ट डिफाइन करें, जैसे कि मेरा नेम, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप बेसिकली इसको समझ लो कि ये फ्रेम होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर। और इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी है, तो आप अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन भी होता है। बेसिकली आपको पता है, अगर आप जैसे एक होटल में गए, नहीं रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट में ऐसा होता है कि आप एक सीक्वेंस फॉलो करते हो, राइट। आप आओगे अंदर, आप उसके अंदर सीट पे बैठोगे, उसके बाद मेन्यू कार्ड लोगे, उसके बाद ऑर्डर करोगे, उसके बाद खाओगे एंड पे करके निकल जाओगे, राइट। तो दिस इज़ व्हाट एक स्क्रिप्ट रेडी हुई, ठीक है। बट अब इश्यूज़ क्या है, यहाँ पर इश्यूज़ पूछा। अब ये स्क्रिप्ट जो है मैंने आपको बताई, अनसर्टनिटी को नहीं डिफाइन कर पाई। अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई, हालांकि ये सब रूल फॉलो करते हैं, बट अगर कोई अनसर्टन चीज़ हो गई, बेसिकली अगर मैं रेस्टोरेंट के अंदर से आने से पहले रेस्टोरेंट नहीं बंद हुआ तो मैं क्या करूँगी, ये तो बताया ही नहीं उसने। तो बेसिकली अनसर्टिनिटी। अगर जैसे जो अगर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स लिखनी है आपको, समवन कॉलिंग मी आई गेस, ओके। तो अगर आप देखो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम की अनसर्टिनिटी को हैंडल नहीं कर पाया। जैसे अगर कल रेन होगी तो ये कैसे प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल है इसके अंदर, इसके लिए बेस थ्योरम्स आया, ठीक, बेस थ्योरम आया। उसके बाद अगर देखो आप मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी तो हो सकता है। बर्ड इज़ अ फ्लाई, मतलब बर्ड कैन फ्लाई, ठीक है, बर्ड इज़ अ फ्लाई कह रही हूँ मैं बर्ड कैन फ्लाई, राइट। Of course bird can fly, but penguin is also a bird, but penguin can fly, no obviously। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अकर हुआ ना। बेसिकली जो लॉजिक होता है, बेसिक कॉमन सेंस वाली बातों को बहुत मुश्किल से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हुई हैं वाइल फेसिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो आप ये एग्जाम में लिख देना कि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो। अब अगर पानी गीला है, वाटर इज़ वेट एंड फायर इज़ हॉट, ये भी उसको लॉजिक डिफाइन करना पड़ेगा। उसके अंदर जैसे अ मैन इज़ होल्डिंग अ टेलीस्कोप, अब अ मैन आई मीन हु इज़ होल्डिंग अ टेलीस्कोप, ये कुछ क्लियर नहीं है। तो अगर जैसे बैंक की बात करें, ठीक है, तो अब एक होता है रिवर बैंक, मतलब कि नदी का किनारा, एक होता है फाइनेंशियल बैंक। तो ये कौन सा बैंक की बात कर रहे हैं, ये भी उनको क्लियर नहीं है। तो ये सारे इन शॉर्ट
प्रॉब्लम्स आई। तो अगर मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँ तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज़ एसेंशियल इन एआई, ठीक है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो एआई के अंदर बहुत ज़रूरी है अपनी नॉलेज को स्टोर करने के लिए। वेरियस अप्रोचेस सच एज लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि मैंने बताया अप्रोचेस क्या है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, रूल बेस्ड, सेमेनेटिक, नेटवर्क, फ्रेम, स्क्रिप्ट्स, ये सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। हालांकि इनमें बहुत सारे इश्यूज देखे गए हैं, जैसे कि अनसर्टिनिटी, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब होता है कि अनक्लैरिटी, जिसमें चीज़ें क्लियर नहीं है। इन कंसिस्टेंसी मतलब कि जैसे अगर आप देखो एक एनिमल, अ बर्ड इज़ अ बर्ड कैन फ्लाई, ठीक है, एनिमल इज़ अ बर्ड, एनिमल इज़ अ बर्ड, अ बर्ड इज़ एन अ बर्ड इज़ एन एनिमल एंड पेंगुइन इट्स ऑल्सो अ बर्ड, ठीक है, बट पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये आई, बेसिकली चैलेंजेस जो आए बेसिकली नॉलेज कॉमन सेंस वाली चीज़ों में आए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आप चेकआउट करो, ठीक है, आप पेज खोल के रखो। तो यहाँ पर आपको उनको कन्वर्ट करना है। बेसिकली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग प्रेडिकेट लॉजिक। तो प्रेडिकेट ऑल्सो ओके, यहाँ पर है ना कुछ आपको लॉजिक मतलब जो भी आपको इंग्लिश में स्टेटमेंट्स दिए हैं उनको आपको मतलब जैसे प्रेडिकेट लॉजिक में लिखना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये यहाँ पर ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले वाले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये सारी को कन्वर्ट करना है। मैं भी करके बताऊंगी। तो अगर आप सारे स्टेटमेंट पढ़ो तो इन बारे में किस किस के बारे में बोला गया है, रोमन के बारे में बोला है, ठीक है, रोमियन के बारे में बोला है। तो अब मैं जो लिख रही हूँ मैं आपको समझाती हूँ। देखो इन सब के बारे में बोला गया है, ठीक है, रोमन के बारे में बोला है, प्रोमियन के बारे में बोला है। तो हम ये बोलेंगे एक्स इज़ अ रोमन, ठीक है, कोई एक एक्स पर्सन है। बेसिकली जब हम लॉजिक डिफाइन करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, उसके बाद हम सबके लिए लिखेंगे। आप सारे सेंटेंस रीड करो, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। लॉयल्टी के बारे में बात किया है, मतलब लॉयल। तो अगर हम ऐसे कैसे लिखेंगे कि अगर कोई इंसान लॉयल होता है तो ऑब्वियसली एक एक्स इंसान है जो कि लॉयल होगा वाई इंसान के लिए। तो हम इसको ऐसे लॉजिक डिफाइन करते हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं किसी एक पर्सन के लिए लॉयल होंगी, मैं उसको कभी बीट्रे नहीं करूँगी, कभी धोखा नहीं दूँगी, राइट। तो इसलिए मैंने बोला कि एक्स एक पर्सन है और वो हमेशा वाई के लिए लॉयल रहेगा। अब ऐसी हेट्रेट मतलब जैसे कोई एक इंसान है एक्स, ठीक है, एक्स वो नफरत करेगा वाई से, तो इसको लॉजिक डिफाइन कर रहे हैं। अब कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है, असैसिनेट, ठीक है, असैसिनेट का मतलब होता है, एक सेकेंड, हाँ, तो असैसिनेशन का मतलब होता है बेसिकली किसी का मर्डर कर देना जस्ट बिकॉज, मतलब बेसिकली मर्डर करना, ठीक है, किसी भी इंसान का मर्डर करा देना जस्ट बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट पर्सन। मतलब उसके कुछ भी मतलब कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बट तो अब कोई एक एक्स इंसान होगा जब वो तभी तो उसका मर्डर करवाएगा, मतलब असैसिनेशन करवाएगा, ठीक है। तो रूलर्स के बारे में बात किया तो एक्स इज़ अ रूलर, ठीक है। ऐसे आपको भी एग्जाम में लिखना है कि एक्स इज़ अ रूलर, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे बेसिकली आप जिन चीज़ों के बारे में बात किए उन सबके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। तो मतलब आपको एक एक्स वाई जेड करके वेरिएबल बनाने हैं, तो अब आपको यहाँ पर लॉजिक डिफाइन करना है। तो जैसे रोमन के बारे में बात किया तो रोमन एक्स इज़ अ रोमन, ठीक है। सो प्रोमियन इज़ एक्स इज़ अ प्रोमियन। लॉयल, अब लॉयल तो ऑब्वियसली दो लोगों के बारे में बात होती है, लाइक कोई एक एक्स बंदा होगा तभी तो वो वाई बंदे के लिए लॉयल होगा। हेट्रेड, कोई एक्स है वो तभी तो नफरत करेगा जब उसके साथ एक कोई इंसान होगा, तभी। ऐसा अपने आप से तो कोई नफरत नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो जैसे एक और यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पे केसर करके, केसर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट वर्ड, इट इज़ अ नेम, ठीक है। तो हम इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे बिकॉज ये कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बेसिकली ये एक नाम है, ठीक है। इनके बारे में बात हुई है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑल प्रोमिनेंट्स व रोमन। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इफ़ समवन इज़ प्रोमिनेंट देन दैट इम्प्लाइज दैट वो एक रोमन भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम कैसे लिखोगे, सबसे पहला वाला, ठीक है, कि ऑल प्रोमिनेंट्स व रोमन। तो अब इसको लिखूंगी इफ़ फॉर एवरी एक्स, यहाँ पर क्या मैंने लिखा, फॉर एवरी एक्स प्रोमिनेंट, मतलब कोई एक्स प्रोमिनेंट है, एक्स प्रोमिनेंट लिखा, अब वो इम्प्लाई करेगा कि वो एक रोमन भी होगा, ठीक है। तो अब कैसे लिखूंगे, फॉर ऑल का सिंबल ये होता है, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है। तो अब आपको कुछ टर्म्स में बता देती हूँ। देखो फॉर ऑल का सिंबल ये होता है
ये जो होता है इसका ये सिंबल का मतलब होता है दैट इज़, ठीक है। नॉट का सिंबल नहीं, हाँ नॉट का सिंबल ये होता है, एंड दिस इम्प्लाइज का सिंबल ये होता है, एंड एक सेकेंड और भी सिंबल्स हैं, ठीक है। और का सिंबल ये होता है, एंड का सिंबल ये होता है, ठीक है। ये सारे सिंबल्स यूज़ करके हमें डिफाइन करना है ये सारा लॉजिक, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो फॉर ऑल प्रोमिनेंट, जो कि प्रोमिनेंट एक्स को हमने डिनोट किया था, हम ऐसे लिखेंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे लिखना है, तो बेसिकली मैं आपको एक और चीज़ बता दूंगी, ठीक है। फॉर प्रोमिनेंट एक्स, ये इससे क्या इम्प्लाई होता है कि वो जो है इम्प्लाइज होता है कि वो एक रोमन एक्स है, तो इसलिए हमने इम्प्लाइज के लिए एक एरो बनाया। दिस इम्प्लाइज मतलब ये देन वाली कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर एवरी एक्स इफ एक्स इज़ अ प्रोमिनेंट देन एक्स इज़ अ रोमन, ऐसे करके लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल रोमन्स वर ईदर लॉयल टू केसर और हेटेड हिम। तो यहाँ पर क्या आएगा, और, ठीक है। और मतलब या तो वो इसके लिए लॉयल थे, या तो वो उसके लिए, या तो वो उससे नफरत करते थे। तो इससे क्या समझ में आएगा, फॉर एवरी रोमन ईदर हेटेड केसियर और हेट आई मीन लॉयल, उसके लिए लॉयल थे। तो यहाँ पर फॉर ऑल, जैसे फॉर ऑल लिखेंगे, फॉर ऑल रोमन एक्स हम लिखेंगे या तो वो लॉयल थे, ठीक है। तो ये लॉयल्टी के लिए, लॉयल के लिए मैं क्या सिंबल यूज़ किया था कि एक्स, वो पर्सन है जो केसियर है, ठीक है। इनका वैसे असैसिनेशन हुआ था, आई डोंट नो किसने किया, बट अगर आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। या तो अब और वाला सिंबल यूज़ कर रही हूँ, और हेटेड केसियर, तो हेटेड हम यहाँ पर लिख देंगे हेट्स एक्स केसियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि इफ़ एक्स इज़ अ रोमन देन ईदर दे हेटेड हिम और ईदर दे वर लॉयल टू हिम। तो हमने क्या लिखा, फॉर ऑल रोमन एक्स वर लॉयल, दैट इम्प्लाइज दे वर लॉयल टू एक्स केसियर, और वाला सिंबल लगा रहे हेटेड हिम, ठीक है। उसके बाद एवरी वन इज़ लॉयल टू समवन, एवरी वन लॉयल टू समवन का मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई तो हर किसी के लिए लॉयल होता ही है, ठीक है। ऑब्वियसली हर जो पेरेंट होता है वो अपने बच्चे के लिए लॉयल होता है, वो कभी उसको धोखा नहीं देगा। इनफैक्ट अगर एक बच्चा भी अपने पेरेंट के लिए लॉयल रहता है, पार्टनर्स वो भी उनके लिए लॉयल रहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फॉर एवरी पर्सन देयर एग्जिस्ट समवन हुम दे आर लॉयल टू, यही मतलब हुआ इसका। तो देयर एग्जिस्ट का यहाँ पर यूज़ होगा, जैसे फॉर एवरी पर्सन, ठीक है। फॉर एवरी पर्सन देयर एग्जिस्ट, एक कोई एक एग्जिस्ट करेगा वाई, जो कि लॉयल होगा एक्स और वाई के लिए। मतलब बेसिकली समझने की कोशिश करो इसको। यहाँ पर क्या है, एवरी वन इज़ लॉयल टू समवन, मतलब कोई ना किसी के लिए कोई ना कोई लॉयल होता ही होता है। तो मतलब अगर लॉयल्टी है तो एक इंसान होगा, वो किसी और इंसान के लिए लॉयल होगा। तो यहाँ पर फॉर एवरी वन की बात हुई तो फॉर ऑल यूज़ किया। देयर एग्जिस्ट, कोई ना कोई एक इंसान है, मतलब देयर इज समवन, समवन मतलब समझ रहे हो, कोई ना कोई तो है जिसके लिए लॉयल होगा वो इंसान। तो लॉयल्टी के लिए हमने जो डिफाइन किया था वो हमने ये किया था, राइट, कि एक्स इज़ लॉयल टू वाई, तो हम ये लिख देंगे। सो यहाँ पर समझ में आ गया। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट अ वाई दैट इज़ लॉयल टू दैट पर्सन, ठीक है। या फिर ऐसे सच दैट एक्स इज़ लॉयल टू वाई, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट पर्सन, ठीक है। कोई ना, जैसे मैंने बताया अभी आपको एग्जाम्पल में कि माँ बाप होते हैं वो हमेशा अपने बच्चे के लिए लॉयल होते हैं, कभी भी उनका बुरा नहीं चाहेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, पीपल ओनली ट्राई टू असैसिनेट रूलर्स दे आर नॉट लॉयल टू। जो लोग होते हैं, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करना, पीपल ओनली ट्राई टू असैसिनेट रूलर्स दे आर नॉट लॉयल टू, मतलब कि लोग उसी का असैसिनेशन कराएंगे जो कि एक रूलर होगा, और वो और जो चीज़ आ रही है ना, एंड वाली चीज़ आ रही है, मतलब ये दोनों कंडीशन इम्प्लाई होगी। मतलब कि एक, इसका मतलब ये है कि कोई ना, देखो अगर कोई एक इंसान होगा वो उसका असैसिनेशन तभी कराएगा जब वो एक रूलर होगा जो रूल करेगा, और वो लॉयल नहीं होगा, वो उस इंसान के लिए लॉयल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट, मतलब ऑब्वियसली देयर इज एक्स एंड वाई, फॉर ऑल एक्स एंड वाई असैसिनेशन करेगा ना, असैसिनेशन किसी एक एक्स इंसान वाई का ही करेगा ना, वो खुद का तो नहीं करेगा कोई, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखो,
यहाँ पर क्या लिखा है, पीपल ओनली ट्राई टू असैसिनेट रूलर्स दे आर नॉट लॉयल टू। तो फॉर एवरी एक्स एंड वाई असैसिनेट, यहाँ पर रूलर्स को वो करेंगे असैसिनेशन, रूलर रूलर, ठीक है। और नॉट, अब इसको यहाँ पर नॉट सिंबल यूज़ करेंगे, लॉयल सॉरी एक्स। देखो यहाँ पर मैं समझाती हूँ। देखो उन्होंने क्या कहा कि असैसिनेशन उन लोगों का होगा जो एक रूलर होगा, ठीक है। तो फॉर एवरी एक्स एंड वाई, मतलब कि हर एक एक्स और एक वाई लेंगे जो कि असैसिनेट करेगा, जो कि एक रूलर होगा, जो कि मतलब ये कंडीशन वैलिड दोनों होनी चाहिए ना, एक रूलर भी होना चाहिए और उसके लिए नॉट यहाँ पर नॉट यूज़ किया हमने, उसके लिए लॉयल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड वाली कंडीशन हुई कि y इज़ अ रूलर एंड x इज़ नॉट लॉयल टू y, मतलब कि एक रूलर तो है, y एक पर्सन है जो कि एक रूलर है, बट एंड वाली कंडीशन यूज़ करेंगे जो कि x के लिए लॉयल भी नहीं है, मतलब कि उसके लिए वफादार भी नहीं है, ऐसा कहने का मतलब है इसके लिए। तो यहाँ पे एंड वाली दो कंडीशन इम्प्लाइज होंगी तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। प्रोमिनेंस टाइड टू असैसिनेट केसर, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी प्रोमिनेंस है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रोमिनेंस। तो फॉर और प्रोमिनेंस एक्स, ठीक है, उन्होंने केसर का असैसिनेशन कराया, राइट। दिस इम्प्लाइज assassination of एक्स केसर, राइट। ओके, अब यहाँ से फाइनल आंसर में आपको समझ जाना चाहिए कि जो ए था ये फॉर एवरी, मतलब फॉर एवरी वन होता है। implies this arrow indicates implementation, ये सिंबल एंड को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल और को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल नॉट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो डिज़ाइन अ सिंपल लॉजिक बेस यूजिंग सेमेंटिक नेटवर्क फॉर वेदर फोरकास्ट। दिस इज़ रियली सिंपल, कोई भी कर सकता है। देखो अगर आप इसको चीज़ को समझने, देखो सिमेंटिक मैंने क्या बोला, ग्राफ वाला मेथड, ठीक है। तो ग्राफ वाला मेथड से क्या मतलब इन लोगों का कि बेसिकली आपको एक वेदर फोरकास्ट, मतलब वेदर प्रेडिक्शन का, अगर ये वेदर है तो आपको क्या करना है, क्या एक्शंस लेने हैं, बेसिकली आपको ये करना है। और मतलब यहाँ पर दो चीज़ों से बनाना है, एक तो सिमेंटिक नेटवर्क से, मतलब कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ऑल्सो आपको इफ़ एंड देन वाला मतलब प्रोडक्शन सिस्टम यूज़ करके यहाँ पर चीज़ें बनानी है। एंड मैं लेट भी हो रही हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं वाला क्वेश्चन करा देती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर सिमेंटिक के अंदर देखो जो नोड्स होंगी वो आपको ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगी, मतलब ऑब्जेक्ट होगा, जैसे समर इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या इंडिकेट करेगी, अगर समर है तो ऑब्वियसली बहुत गर्मी होगी, तो कोल्ड हॉट इंडिकेट करेगी। तो आगे क्या लिखना है, अगर हैज़ टाइप ऐसे लिखोगे, हैज़ टाइप रेन, हैज़ टाइप्स, मतलब अगर इनका टाइप जो है वो समर है, विंटर है, ठीक है। तो अगर रेन जो है वो किसकी वजह से आती है, ठीक है। तो देखो अगर रेन आएगी तो कॉज बाय, किससे कॉज होगी, क्लाउड से रेन कॉज होती है ना। तो क्लाउड से रेन कॉज होगी, तो यू नीड अम्ब्रेला, मतलब आपको ऑब्वियसली बारिश होगी तो आपको अम्ब्रेला चाहिए होगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द रेन। और अगर समर है तो हैज़ हाई टेम्परेचर, ये इंडिकेट करेगा कि हाई टेम्परेचर है। अगर कोल्ड है तो अगर मतलब विंटर है तो ये इंडिकेट करेगा कि दैट इट्स लो टेम्परेचर इन योर सिटी, इन योर कंट्री, वट एवर इट इज़। ठीक है, अब प्रोडक्शन सिस्टम से बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है चीज़। देखो इसके लिए याद कर लो, अगर हैज़ टाइप रेन है तो समर, हैज़ टाइप रेन, हैज़ टाइप
समर हैज़ टाइप विंटर, ठीक है। तो रेन होगा तो कॉज बाय रेन, मतलब रेन से क्या क्या चीज़ें कॉज होती हैं, जैसे क्लाउड फॉर्म्स होते हैं, देन यू नीड अम्ब्रेला। समर है तो इंडिकेट करता है कि आपका हाई टेम्परेचर है, हैज़ लो टेम्परेचर, ठीक है। अब टाइप का बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम से। सो इफ़ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़ क्लाउड्स आर डार्क, इससे मतलब है देन इट इज़ रेनी। सॉरी, डार्क की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने। ठीक है, और देन इट इंडिकेट्स दैट रेन इज़ लाइकली, मतलब रेन होने वाली है। उसके बाद इफ़ रेन इज़ देयर, मतलब अगर रेन हो रही है तो यू नीड एन अम्ब्रेला, देन कैरी अम्ब्रेला और नीड अम्ब्रेला, ठीक है। if temperature is greater than 35 डिग्री सेल्सियस, देन सम सीज़न जो होगा क्या होगा, समर। if temperature is smaller than अगर विंटर है तो आपको क्या करना है, स्वेटर पहनना है। बस ये आंसर करना था, ठीक है। सो यहाँ पर अब सबसे पहले डिफाइन बेस थ्योरम, ठीक है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो बेसिकली बेस थ्योरम क्या होता है, आप ऐसे लिख लीजिए, बेस थ्योरम इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। So basically it's an event, I mean it helps her to update problem probability based on the new evidence। मतलब कि अगर कोई आपके पास एक डेटा था, ठीक है, आपको जब नया डेटा उस चीज़ के बारे में मिला तो आपने देखा कि हमारा जो डेटा है उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस मॉडिफिकेशन को जो करना कहते हैं, जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली वो किससे निकाली, बेस थ्योरम से, राइट। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, इसको मैंने प्रूफ भी कराया प्रोबेबिलिटी के टाइम पे, हालांकि यहाँ पर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर देखो, बेसिकली आपकी बिलीफ, अगर जैसे बेस थ्योरम क्यों इंपॉर्टेंट है, कि बेसिकली आपका प्रोडिक्शन जो है, आपके जो फेथ मतलब बिलीव्स हैं आपके, अपडेट करने को, बिलीव्स को, अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए। जैसे अगर, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मेडिकल डायग्नोस्टिक है, अगर कोई डिज़ीज़ है तो ऑब्वियसली चेक करने के लिए बेस थ्योरम यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई बिलीव था, आपको अपडेट करना पड़ेगा ना, अगर वो आपका बिलीव सच में अगर डिजीज़ है तो बेस थ्योरम से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ जो हम बात कहते हैं वो सही है, अपडेट हो जाएगा। स्पैम, जैसे स्पैम मेल फ़िल्टरिंग, बेसिकली अगर आपके मेल के अंदर विन, प्राइज़, लॉटरी करके जो टर्म्स यूज़ हैं तो ये जो है कैलकुलेट करेगा इन सब की प्रोबेबिलिटी कि कितनी बार ये टर्म रिपीट हुआ है। अगर ये टर्म रिपीट हुआ इस मेल में तो इसका मतलब ये है कि आपके जो ये मेल है वो एक स्पैम मेल है, ठीक है। मशीन लर्निंग के अंदर, वेदर प्रोडिक्शन के अंदर, नेटवर्क्स के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। बेसिकली आप ऐसे तो जो अनसर्टेनिटी को है ना, ये बहुत अच्छे से हैंडल करता है और आपके अब बिलीफ को अपडेट करता है बेस्ड ऑन द न्यू एविडेंस, ठीक है। अब अगर आप देखो व्हाट इज़ द ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम इन एआई प्लानिंग विद एन एग्जांपल एंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो व्हाट इज़ प्लानिंग, सबसे पहले तो प्लानिंग समझ लेंगे। फाइंडिंग अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट परफॉर्म्स इनिशियल इंटू, देखो एक कोई सीक्वेंस, प्लानिंग मतलब कि अगर आप एक इनिशियल गोल पे स्टार्ट हो, तो ए से स्टार्ट कर रहे हो, आपको फाइनल जाना है बी, तो आप एक प्लानिंग करोगे कि मैं वहाँ से कैसे जाऊँ, क्या क्या तरीके मुझे लगेंगे, क्या क्या मुझे करना होगा, राइट। तो अगर ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम तो क्या होता है, ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम इज़ अ क्लासिकल प्लानिंग प्रॉब्लम, ठीक है। बेसिकली प्रॉब्लम, क्लासिकल प्लानिंग प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर ये है कि बेसिकली प्रॉब्लम को प्लान करता है। तो जैसे अगर आपको यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम, तो यहाँ पर ब्लॉक यूज़ हुए हैं। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आपके पास ब्लॉक है, ठीक है, और वो स्टैक करके रखें ऊपर, तो एक रोबोट का जो आर्म होता है वो एक ही ब्लॉक को एक टाइम पे हटा सकता है। और बेसिकली जो गोल है ना, आपको यहाँ पर इस गोल ये है कि आपको ये ब्लॉक्स जो हैं जो स्टैक करके रखे हैं, मतलब एक के ऊपर रख के रखे हुए हैं, और जो मतलब इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो आप ऐसे क्या करोगे, मतलब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक ब्लॉक है, ये ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हमें इनको
अरेंज करना। अरेंज मतलब ए के बाद क्या आता है, बी आता है, ऑब्वियसली बी के बाद क्या आता है, सी आता है। तो आप एक बार में एक ही ब्लॉक उठा सकते हो, बिकॉज जो रोबोट होगा वो एक बार में एक ही मूव कर सकता है। तो आप इसको बोलते हैं ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप इसको फाइनल गोल को कैसे अचीव करोगे, ए बी सी, मतलब ए स्टैक करके कैसे अरेंज करोगे, ए बी सी ऐसे करोगे। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, फिर ऐसे अरेंज करोगे, बेसिकली एक एक करके ब्लॉक्स को उठाओगे और ए बी सी करके लाइन में लगाओगे, तो इसी को कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको प्लानिंग शो करता है, ये आप यहाँ पर अचीव कैसे करेंगे, बेसिकली गोल में हेल्प करता है। तो अगर आप इस वक्त, द ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम इज़ अ क्लासिकल एआई प्लानिंग प्रॉब्लम, ठीक है। वे ब्लॉक्स आर अरेंज ऑन अ टेबल, ठीक है, टेबल पर अरेंज किया जाता है। और रोबोट आर्म, जो रोबोट का आर्म होता है वो उसको रीअरेंज कर सकता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। जब तक गोल अचीव नहीं होगा जब तक वो ब्लॉक को अरेंज करते रहेगा, ठीक है। वो सर्टन रूल्स एंड कंडीशन यूज़ करेगा इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। अब रूल्स क्या एप्लीकेबल किए उसने, अब यहाँ पर ए बी सी करना है, तो सबसे पहले उसको मालूम चलना चाहिए रूल के हिसाब से कि ए के बाद सी आता है, सी के बाद ए के बाद सी नहीं आता, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, ऐसा करके। उसके बाद यहाँ पर देखो चैटबॉट बनाना है यूजिंग रूल बेस, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ने बोला है आपको चैटबॉट बनाने के लिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर इफ़ एंड देन वाला स्टेटमेंट यूज़ करने हैं एंड प्री डिफाइन करना है। बेसिकली यूज़र आपको इनपुट देगा, उसके हिसाब से आपको रोबोट मतलब चैटबॉट जो है आंसर देना चाहिए। सो कैसे आप करोगे, तो इसके अंदर आप रूल बेस्ड यूज़ करोगे। ऑब्वियसली हम जैसे कॉलेज का चैटबॉट क्रिएट करते हैं कि इफ़ इनपुट कंटेन्स, मतलब अगर एक इनपुट कंटेन करता है हेलो और हाय, तो आपको रिस्पॉन्ड करना है हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसे करके। इफ़ इनपुट कंटेन्स एडमिशन, तो आप ऐसे बोलोगे कि देन रिस्पॉन्ड एडमिशन आर ओपन प्लीज़ विजिट द ऑफिस। अगर आप वो फ़ीस के बारे में पूछ रहे हो तो इफ़ इनपुट कंटेन फ़ीस, मतलब फ़ी के बारे में पूछ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, द डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। अगर वो बाय करेगा तो आप बोलोगे गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और अगर उसके अलावा कुछ भी पूछता है तो सॉरी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो आप ऐसे करके बना सकते हो बेसिकली। तो आप ऐसा समझ लो ये बहुत ईजी तो है, बट मतलब ज़्यादा इसके अंदर नॉलेज नहीं है, बेसिकली आपको हर चीज़ बतानी पड़ेगी। तो अ सिंपल एआई चैटबॉट कैन डेवलप यूजिंग रूल बेस्ड एनएलपी, ठीक है, बाय डिफाइनिंग इफ एंड देन रूल्स वट एवर द कंडीशन इज मैचिंग। आप उसको प्री डिफाइन कर दोगे रिस्पॉन्स को, मतलब ऑब्वियसली आपको पता है कि यूज़र हाई बोलेगा तो आपको ये पता है आपको ये बोलना है वो बोलना है। इफ़ द पैटर्न, अगर आपका जो आपने लॉजिक उसके अंदर लिखा है वो मैच कर रहा है आपके पैटर्न से, तो वो ठीक है, वो डिटेक्ट कर लेगा, रूल अप्लाई हो जाएंगे। बट अगर वो नहीं कर रहा तो आपका रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में बताना है। तो एन एक्सपर्ट सिस्टम इन एआई इमिटेट्स, इमिटेट का मतलब होता है बेसिकली कॉपी करना किसी इंसान को। सो एक्सपर्ट सिस्टम इन एआई प्रोग्राम्स दैट इमिटेट्स, मतलब जो एक्सपर्ट जो सिस्टम होता है एआई का वो इमिटेट करता है, मतलब कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ एन ह्यूमन, ठीक है। मतलब बेसिकली इंसान की तरह नकल करता है बेसिकली, ठीक है। नॉलेज के अंदर, रूल्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर, उसकी तरह सोचने में। तो एक्सपोर्ट सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपका नॉलेज होता है, आप जिसके अंदर स्टोर कराते हो उसको नॉलेज, इफ़ एंड देन वाली कंडीशन यूज़ कराते हो। बेसिकली अगर ये चीज़ें हैं तो ये है चीज़ें होंगी, वही फीवर है, कॉफ है तो फ्लू हुआ। फिर उसका ब्रेन होता है जो कि लॉजिक्स को अप्लाई करता है, ठीक है, फॉरवर्ड चेनिंग बैकवर्ड चेनिंग, ठीक है। उसके बाद इंटरफेस, मतलब कि बेसिकली आप कुछ इनपुट दोगे तो उसका कुछ आउटपुट मिलेगा, फिर उस आउटपुट को अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद वो देखेगा कि आउटपुट जो है वो सही भी है कि नहीं। अगर नहीं तो अपडेट करेगा, दूसरा करेगा। तो जैसे एक एक्सपोर्ट सिस्टम, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना कि आपको एक एक्सपोर्ट सिस्टम बनाना है फॉर डायग्नोसिंग अ डिज़ीज़, तो बेसिकली आप उसमें यही लिख सकते हो और इस वाले में भी यही लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, आप पहले बोलोगे यूज़र एंटर सिम्टम्स, ठीक है। उसने सिम्टम्स एंटर किए जो कि फीवर और कॉफ थे। सिम्टम जो स्टोर किए उसकी वर्किंग मेमोरी, मैंने क्या बताया था कि जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है उसके अंदर सबसे पहले रूल्स होते हैं, उसके बाद मेमोरी होती है, उसके बाद वो कंट्रोल स्ट्रैटेजी होती है। उसके बाद वो इंटरफेयर, मतलब वो चेक करेगा, इंटरफेयर्स मतलब वो चेक करेगा कि अगर फीवर एंड कॉफ है तो मतलब इंडिकेट करो कि फ्लू, मतलब यहाँ पर रूल्स जो है मैच हो गए। तो सिस्टम ने आउटपुट दिया दैट यू मे हैव फ्लू, ठीक है। उसके बाद बिकॉज अब वो सिस्टम अपने आप से मल्टीपल मतलब वेरीफाई भी करेगा कि मैंने फ्लू आंसर क्यों दिया, बिकॉज उसके पास ये चीज़ थी, मतलब उसने जो सिम्टम्स बताया उस हिसाब से ये मैच हो रहा था। ये जो है बहुत अच्छा है, एफिशिएंट है, 24/7 अवेलेबिलिटी है इसकी। और ये बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन बनाते हैं, इसमें ह्यूमन एरर्स बहुत कम होते हैं। और अगर बार बार आप कोई चीज़ पूछो तो ऐसे इंसान तो बहुत थक जाता है, बट ये रोबोट्स नहीं थकते, ठीक है।
उसके बाद अगर आप देखो व्हाट इज़ द मोटिवेशन एंड नीड ऑफ एआई, ठीक है, बहुत सिंपली आप सब लिख सकते हो एआई की क्यों ज़रूरत पड़ी। अब देखो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ह्यूमन का जाना बहुत रिस्की है, ठीक है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर अगर ह्यूमन गया तो उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम किसको भेज सकते हैं, ऑब्वियसली एआई। अब कोई वेदर प्रिडिक्शन है उसके लिए हम ये सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे और क्या मतलब, हाँ, मेडिकल डायग्नोस करने में बहुत हेल्प होता है, ठीक है, बैंकिंग के अंदर फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, नेविगेशन के लिए। तो अगर आप देखो हेल्थ में स्मार्टफोन्स में लोगों के लिए अवेलेबिलिटी, जैसे अब पहले क्या था, जैसे फेस रिकग्नाइजेशन, जैसे रूट मैप्स आ गए हैं, जो कि जैसे चैटबॉट्स आ गए हैं, गूगल मैप्स आ गए, तो बेसिकली जैसे पहले क्या था कि इंसान जो है, अब कोई चीज़ नहीं मिलती थी तो यूज़ टू रीड बुक्स, ठीक है, उसके बाद थोड़े डिवाइसेस आए, डिवाइसेस में क्या है, कुछ चीज़ नहीं मिली तो उसके लिए वीडियो सर्च करनी पड़ती थी। बट अब तो यही आ गया है, तो मतलब आप विद इन सेकेंड्स, आई एम सो सॉरी, विद इन सेकेंड्स वो आपको आंसर करेगा। लाइक अभी मैं एक मैसेज भेजूंगी तो वो मेरे लिए आंसर करेगा कि हाय, हाउ मे आई हेल्प इन ऑल दैट, मैं जो पूछूंगी वो बोलेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 24 अवेलेबिलिटी होगी, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग भी, ठीक है। उसके बाद पढ़ रहे हैं उसके बाद आई जस्ट कनेक्ट, एक सेकेंड। सो यस, सो हम यहाँ पर थे कि व्हाट डज what does a problem is formally defined, ठीक है, लिस्ट डाउन द कंपोनेंट्स। तो बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ इज़ अ प्रॉब्लम फॉर्मली डिफाइंड इन एआई, लिस्ट द कंपोनेंट्स, ठीक है, दिस इज रिलेटेड ऑफ टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, एंड सर्च, ठीक है। सो फॉर्मल मतलब बेसिक लिस्ट में कुछ नहीं करना है, बेसिकली प्रॉब्लम जो होती है फॉर्मली डिफाइन कैसे की जाती है, एक स्टेट होता है जहाँ पर लाइक आपको प्रॉब्लम है, स्टेट में, उसके बाद आपका जो एक्शंस होते हैं एंड फाइनल गोल होता है, बेसिकली यही होता है, ठीक है। फॉर्मल को कैसे, प्रॉब्लम को फॉर्मली कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। सो उसमें बहुत सारी चीज़ें, कॉस्ट भी होता है, मैंने कहा था कि गोल को टेस्ट भी किया जाता है, उसके बाद कॉस्ट भी निकाला जाता है। बेसिकली क्या लिखना है आपको, ये देखो इनिशियल स्टेट होती है, जैसे अगर आपने पजल्स देखा होगा तो 8 पजल, जैसे इसमें बेसिकली आप एक जगह ब्लॉक छोड़ देते हैं और आपको पजल को फिल करना होता है, अरेंज करना होता है, राइट। तो आपका गोल क्या होता है कि 1 से लेके 8 तक अरेंजमेंट चाहिए। तो इनिशियल आपका पॉइंट क्या होगा कि वो उसको फिक्स करना है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द टाइल्स को अरेंज करना है। फिर उसके बाद आप सर्च पेज क्या होता है, सर्च स्पेस, सॉरी, तो उसका मतलब होता है कि जितने भी पॉसिबल सल्यूशन होंगे हम उस सब को देखेंगे, उसके बाद हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको टेस्ट भी करेंगे, जो हमारा गोल होगा कि इसको अप्लाई करने के बाद क्या एक्चुअल में हमें रिज़ल्ट मिल भी रहा है कि नहीं, इस एक्शन करने के बाद होगा क्या। उसके बाद गोल को भी टेस्ट करेंगे कि गोल सही से अरेंज हो रहा है कि नहीं। पाथ डिफरेंस भी कैलकुलेट करेंगे कि पाथ का मतलब कॉस्ट क्या है, बेसिकली कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे ताकि जो है हमारा पजल जो है जितने कम मतलब कॉस्ट में हो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और उसके बाद कॉस्ट नंबर ऑफ मूव्स, बेसिकली यहाँ पर कॉस्ट का मतलब बता देती हूँ। सो बेसिकली आपके कितने ज़्यादा आपको मूव्स लगे, जितने कम मूव्स लगेंगे उतना अच्छा आपका प्रोग्राम होगा इफेक्टिव, राइट। सो यहाँ पर आपको इन शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो कि अ प्रॉब्लम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फॉर्मली डिफाइंड एज स्टेट स्पेस सर्च प्रॉब्लम। बेसिकली स्टेट स्पेस सर्च प्रॉब्लम का मतलब होता है एक स्टेट होती है जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, उसके बाद स्पेस होता है मतलब कि जितने भी पॉसिबल वेज टू डू दैट टू रीच दैट सोल्यूशन, उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट होती है, उसके बाद हम जो है उसको इनिशियल स्टेट के बाद हम उसके लिए एक्शंस लेते हैं, ठीक है। एक्शंस को प्रिपेयर करने के बाद हम जो है देखते हैं, पहले तो हम अपना पार्ट डिसाइड करते हैं जितनी पॉसिबल वेज हैं, उसके बाद हम जो है एक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्शन इम्प्लीमेंट करने के बाद देखते हैं, उसके बाद हम जो है अपने मॉडल को चेक करते हैं, उसके बाद उसका कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट, मतलब कितने मूव्स लगे, कितना क्या लगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीजनिंग सिस्टम बहुत सिंपल है। बेसिकली फॉरवर्ड रीजनिंग मतलब डेटा ड्राइवन अप्रोच। बेसिकली आप इनिशियल गोल से स्टार्ट करोगे, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल गोल तक पे जाने का जो प्रोसेस होते हैं हम बोलते हैं फॉरवर्ड रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें रूल बेस्ड मतलब इम्प्लीमेंट होता है, जैसे यूज़र जो है आपको कुछ फैक्ट देगा,
आप सिस्टम में रूल्स को चेक करोगे, उस कंडीशन को अप्लाई करोगे, न्यू फैक्ट को आप ऐड करोगे अगर, और जब तक ये प्रोसेस करते जाओगे जब तक कि आप रीच गोल को ना पहुंच जाओ। जैसे अगर इफ़ आपको फीवर और कोल्ड आपने सिम्टम दिए तो वो सिस्टम आपको चेक करके बताएगा कि आपको फ्लू है। बैकवर्ड रीजनिंग में मतलब क्या होता है, बेसिकली आप यहाँ पर गोल ड्राइवन अप्रोच, बेसिकली यहाँ पर ऐसा है कि आप अपने गोल से स्टार्ट करते हो। जैसे कि अगर आपका फ्लू है तो सिस्टम जो है वो चेक करेगा कि कौन सी कंडीशन फ्लू के लिए सही बैठेगी। तो आपको सिस्टम बताएगा कि क्या तुम्हें फ़ीवर है, मतलब क्वेश्चन तुमसे पूछेगा क्या तुम्हें फ़ीवर है और क्या तुम्हें कफ़ है। अगर आप अप्रूव करते हैं तो वो गोल जो है वो प्रूव हो जाएगा। बेसिकली आपका गोल प्रूविंग यहाँ पर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बैकवर्ड। उसके बाद अल्फ़ा बीटा बॉन्डिंग टेक्निक्स, बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं होता। बेसिकली आपका मिनी मैक्स जो एल्गोरिथम होता है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए इसको लाया गया है। बेसिकली यहाँ पर ब्रांचेस होती हैं जो कि हटाया जाता है जिनको, ताकि आपका फाइनल डिसीजन जो है अफेक्ट ना करे। सो अल्फ़ा जो है रिप्रेजेंट करता है मैक्स प्लेयर, मतलब बेसिकली मैक्सिमम जो पोजीशन, मतलब जो सबसे अच्छा रिजल्ट होगा उसके लिए। और बीटा जो रिप्रेजेंट करता है मिनी, मतलब बेसिकली आपको यहाँ पर एक अच्छा गेम प्ले बना के देता है। बेसिकली अगर आप टिक टैक टो गेम खेलते होगे तो उसके अंदर एक सबसे मैक्सिमम पोजीशन में देता है कि इस केस में ये होता है, और सबसे बेकार केस भी होता है मिनिमम प्ले, वो सब ठीक है। तो यहाँ पर ये मिनी मैक्स से बहुत ज़्यादा मतलब फास्टर होता है, और तो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो सेम ही होता है, बस ये है कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर मिनी मैक्स के ऊपर शॉर्ट एल्गोरिथम देखें तो देयर आर टू प्लेयर्स, ठीक है, देयर आर टू प्लेयर गेम, ठीक है, जिसके अंदर मैक्सिमम स्कोर करना होता है, एक मिनिमम स्कोर, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक यहाँ पर क्या होगा, जैसे टिक टैक टो के अंदर गेम देखा होगा, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करोगे, और मिनिमम से मिनिमम मतलब चूज़ क्या ही ख़राब हो सकता है, ठीक है। फ्रेम्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे फ्रेम जो है एक ऑब्जेक्ट समझ लो, सॉरी बेसिकली फ्रेम एक क्लास समझ लो, उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करोगे उसी को, ठीक है। स्क्रिप्ट मैंने आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। हेरिस्टिक सर्च, बेसिकली एक इंटेलिजेंट सर्च होता है जिसमें ए स्टार एल्गोरिथम लगता है, इसका फार्मूला होता है, बता देती हूँ फार्मूला। ये जो होता है आपका जो फाइनल जो हेरिस्टिक, जो एक्चुअल आपका कॉस्ट लगेगा, जो लग रहा है आप जब पाथ को ट्रैवल करते हो, और जो फाइनल लगेगा उसको, इन दोनों का जो एडिशन है वो आपको फाइनल कॉस्ट देता है। सो यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एनएलपी का कंपोनेंट्स बताना। तो एनएलपी का फुल फॉर्म देखिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस। बेसिकली अगर जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको कंपोनेंट्स में लिखना है, जैसे ब्रेक करता है वर्ड्स को। अगर जैसे आई लव एआई का, तो आप कैसे, जैसे आप ऐसे लिखते हो, राइट। बेसिकली ऐसे कंपोनेंट को स्पेक्ट करता है। उसके बाद आपका वर्ब चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद सिंटेक्स, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सही जगह पे है कि नहीं, आपके अंदर आपका लाइक ग्रामर सेंटेंस सही है कि नहीं। अगर आपने किसी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, अगर आपने बोला है बैंक तो वो समझेगा मनी बैंक को बोल रहे हैं या फिर रिवर बैंक को। उसके बाद आप जो है आपने बोला कैन यू ओपन द विंडो, तो वो ये डिटेक्ट करेगा क्या ये रिक्वेस्ट था या फिर क्या ये क्वेश्चन था। तो ऑब्वियसली वो बोलेगा कि ये रिक्वेस्ट था, नहीं रिक्वेस्ट था, हाँ। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट, मतलब बेसिकली सेंटेंस का मतलब समझना पड़ेगा। तो बेसिकली यही होता है नेचुरल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली लैंग्वेज को समझना, वो जो यूज़र कहना चाह रहा है बस वही समझना। तो आप समझ के होंगे, होप। सारा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, ठीक है।